बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों पीएमसी का ये प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है जी, जो कि काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्रैक्टिस टेस्ट में एमसीक्यूज़ कुछ मुश्किल है और कुछ के हमें एमसीक्यूज़ के आंसर्स कंफर्म नहीं हो रहे, कुछ के गलत लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये जो है ना 30 एमसीक्यूज़ इस वक्त लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह डेली बेस पर आपको मैं एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करता जाऊँगा जैसे ही एमडी कैट के पेपर्स के आते जाएंगे। तो ये देखें जी, कहता है अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कहता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, ठीक है जी, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों ये देखें, मैं आप लोगों के सामने ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो कर रही है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ना बढ़ा है ना कम हो रहा है। इसका मतलब बॉडी किस हालत में है, बॉडी इज एट रेस्ट। तो बच्चों आपका पहले एमसीक्यू का आंसर बन गया डेल्टा। तो बॉडी इज एट रेस्ट है। उसके बाद कहते हैं जी अ कार ट्रेवल्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, देन टेक्स टर्न एंड ट्रेवल्स 40 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इट टेक्स 50 सेकंड्स, इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी। बच्चों देखें, आप लोगों को पता है कि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब एक बॉडी 30 मीटर ईस्ट की तरफ चली है और उसके बाद वो आगे चल पड़ी है जी 40 मीटर किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो निकालें। अब आपको पता है टोटल जो डिस्प्लेसमेंट इसका निकलेगा वो अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर से निकलेगा। तो ये तकरीबन बच्चों आप लोगों के पास आंसर आएगा अंडर रूट में 2500 आएगा, जो कि बन जाएगा 50 मीटर। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 50, टाइम भी 50 है, तो आपका आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। तो लो जी बच्चों, आप लोगों की ये वेलोसिटी कितनी आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर बन गया बीटा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहा है, इसका आंसर बन गया बीटा। कहते हैं अ कांस्टेंट फोर्स F 2I + 3J + 4K इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हाट विल बी द वर्क डन टू मूव अ बॉडी 5 मीटर इन Z डायरेक्शन। अच्छा अब देखें, आपको पता है वर्क डन जो होता है ये बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लोग फोर्स की वैल्यू देखें वो है 2I + 3J + 4K डॉट। अब डिस्प्लेसमेंट उसने आपको दिया नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर नहीं दिया, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 5 मीटर Z डायरेक्शन में, इसका मतलब वो बन जाएगा 5K। अब आप लोग जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सिर्फ K वाला K से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 जूल। तो बच्चों 20 जूल आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बड़े सादा सादा से आप देखें, बड़े सिंपल से ये एमसीक्यूज है, ठीक है, जो कि इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो 20 जूल इसका आंसर बना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहता है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। इसी तरह वो 1 जूल भी पूछ सकता है कि 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से कवर होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग देखें नेक्स्ट, कहता है जी व्हाट इज 1 रेडियन इन डिग्री। 1 रेडियन आपको पता है बच्चों, 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है, तो अल्फा आंसर आ जाएगा। 6 एमसीक्यू कहता है इफ अ व्हील ऑफ रेडियस r टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन द डिस्टेंस थ्रू विच एनी पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स इज। बच्चों देखें S = जनरल फार्मूला r थीटा। अब रेडियस तो यहाँ पे उसने दिया नहीं और थीटा 30 डिग्री दिया है। अब आपको पता है डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, ये r यहीं पे 30, यहाँ पे डिग्री से रेडियन में जाना है, π/180 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कटेगा, तो बच्चों π/6 × r, ये आपका आंसर बचेगा। तो बच्चों आप लोगों की जो ऑप्शन बनेगी वो बीटा ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगी, π/6r। उसके बाद द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट्स द रेस्ट पोजीशन ड्यू टू। बच्चों ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जब भी ओवरशूट करेगा रेस्ट पोजीशन को, वो हमेशा आपको पता है मीन पोजीशन से आगे की तरफ किस वजह से जाता है, ड्यू टू इनर्शिया। तो बच्चों इसका आंसर है इनर्शिया, बीटा। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 1/4 सेकंड। कहते हैं टाइम पीरियड 1/4 सेकंड है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास 20 वेव्स फ्रॉम अ पॉइंट। आप लोग देखें टाइम पीरियड उसने दिया है 1/4 सेकंड। उसके बाद कितनी वेव्स हैं, 20 वेव्स हैं। कहता है बताएं वो कितने टाइम में वहां से पास करेंगे। मेरी बात सुने, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है n/t होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अच्छा यहां से t बराबर रहेगा n/f और यूजुअली फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, तो ये बन जाएगा n × t, यानी टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। जनरल फार्मूला ये बन गया। तो अब टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 20 और टाइम पीरियड है 1/4, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा ओवरऑल 5 सेकेंड। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आपका आंसर बन गया बच्चों अल्फा, ठीक हो गया। तो 5 सेकेंड आपका आंसर बन गया। इसके बाद है जी नेक्स्ट एमसीक्यू, कहता है इन अ पीरियोडिक वेव द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ क्रस्ट
कहता है सेकंड और फिफ्थ क्रस्ट के दरमियान में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, तो उस वेव की वेवलेंथ बताएं। देखिए कितना अच्छा एमसीक्यू है ये। अब मेरी बात सुने, आपको पता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस लैम्डा कहलाता है। सेकंड क्रस्ट से फिफ्थ क्रस्ट तक जो टोटल डिस्टेंस होगा, याद रखिएगा, वो 3 लैम्डा बनेगा यार। तो अब डिस्टेंस उसने दिया है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो यहां से बच्चों जब आप लोग लैम्डा निकालेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो दैट इज योर आंसर बीटा। ठीक है जी, तो ये बीटा आपका एमसीक्यू का आंसर बन गया। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, कहता है व्हेन एन आइडियल गैस of constant mass m is heated in a container of fixed volume, what is the reason for the increase in the pressure of the gas। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रेशर जो होता है, आपको पता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो आपने पढ़ा था, मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बुक में आप लोग डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। और मोमेंटम जो होता है वो बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप लोगों को पता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। तो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे उसकी डेरिवेशन के बाद, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमें पता चलता है कि जो प्रेशर होता है वो एवरेज फोर्स पर इम्पैक्ट एट द कंटेनर इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज करता है। बाकी कोई भी ऑप्शन बेस्ट नहीं बन रही, बेस्ट ऑप्शन चार्ली है, तो लिहाजा चार्ली इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कहता है जी सम आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज एडिड टू m किलोग्राम ऑफ वाटर। अब जरा देखें, मैस ऑफ वाटर को उसने बोल दिया है m किलोग्राम, और कहता है उसका इनिशियल टेम्परेचर है 290 केल्विन। ठीक है, कहता है उसके अंदर क्या काम किया, सम आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, हमने कुछ बर्फ को उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, मतलब उसमें m किलोग्राम वाटर में जिसका इनिशियल टेम्परेचर 290 था ऐड कर दिया। अब कहता है वाटर की स्पेसिफिक हीट है C, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है बच्चों, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो उसने L दे दी है। कहता है आइस कंप्लीटली पानी के अंदर मेल्ट हो गई, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब जैसे ही आइस उस वाटर के अंदर मेल्ट होगी जिसका टेम्परेचर पहले 290 केल्विन था, मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके 273 केल्विन हो गया। कहता है बताएं व्हाट इज द मिनिमम मैस ऑफ द आइस दैट इज रिक्वायर्ड। इस पूरे प्रोसेस में आइस का कितना मिनिमम मैस जो था वो रिक्वायर हुआ था यहाँ पर। तो बच्चों अब मेरी बात सुने, आप देखें सबसे पहली बात कि आप लोगों ने जैसे ही आइस को वाटर में डाला है, हम ये कहेंगे कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और जो स्पेसिफिक हीट है बच्चों, हमने क्या कम, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया, हमने उसको मैथमेटिकली इक्वल पुट कर दिया। अब m यहाँ पर क्या है बच्चों, m यहाँ पर मैस ऑफ द आइस है, L यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी, उसके बाद m क्या है, मैस ऑफ द वाटर है, C क्या है, C उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की, और डेल्टा T, क्योंकि आपको पता है इसकी हीट जो होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q ओवर m डेल्टा टी। तो डेल्टा Q किसके बराबर आएगा, m C डेल्टा T आएगा। तो इसकी जो हीट होगी और जो बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली हीट होगी वो दोनों को इक्वल कर दिया। ml इज इक्वल टू mc, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस 290 माइनस 273 बनेगा, तो वो 17 आ गया। अब हमने क्या काम किया बच्चों, लेंथ को उधर ले जाएं, दोनों साइड पर डिवाइड कर दें जैसे भी करना है। तो आप लोगों के पास m बराबर आ गया 17 mc ओवर l, तो अल्फा ऑप्शन आंसर। अब बच्चे इस MCQ को देख के डर गए, हालांकि इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं है और ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बुक से बाहर हो, बड़ा सिंपल सा बस एक कॉन्सेप्ट लग रहा था। दोनों को मिक्स किया, दोनों को इक्वल किया हीट्स को उनकी, ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों ने m निकाल लिया, बात खत्म। इसके बाद सिमिलरली एक देखें 12 MCQ, ये भी थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगा। एन आइडियल गैस ऑफ n मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस है n मॉलिक्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एट कांस्टेंट प्रेशर P, द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन। कहता है व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, ग्रेडियंट बोलते हैं स्लोप को। अब मेरी बात सुने, एक कंटेनर में n मॉलिक्यूल्स हैं, उस कंटेनर का प्रेशर है P, उसके बाद कहता है जी ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज स्ट्रेट लाइन। ये नहीं, ये देखें ये बन गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ आया है स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों इसकी स्लोप निकालने, स्लोप आपको पता होगी वॉल्यूम ओवर टाइम। अब PV इज इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़ते हैं PV इज इक्वल टू यूजली nRT पढ़ते हैं। अच्छा, अब PV इज इक्वल टू आपने लगा दिया बच्चों nRT। अब मेरी बात सुने, n यहाँ पर स्मॉल होता है बट उसने यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ओवरऑल मतलब मोल्स के हिसाब से डील कर दिया। हम इसको बस वैसे ही सोल्व कर लेते हैं, देखिए अभी आपके पास आंसर आ जाएगा। या PV इज इक्वल टू, आप बल्कि ये लगाएं PV इज इक्वल टू NKT, सो PV इज इक्वल टू NKT लगाएं, क्योंकि आपके पास जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NKT है। तो यहाँ से V बराबर आएगा NKT ओवर P, NKT ओवर
P और नीचे भी T से कटा तो आपके पास बचा NK/P, तो बच्चों आपके पास आंसर बन गया चार्ली। NK/P आपके पास आंसर है, ठीक है, क्योंकि जनरल आपने जो इक्वेशन लगानी है वो जनरल वाली लगानी है, ठीक है। और फिजिक्स में जो आपकी चैप्टर नंबर 11 में लिखी है NKT, NRT से नहीं NKT से निकलेगा ये। अब ये देखें जी, इसका आंसर NK/P बन गया चार्ली। इसके बाद कहते हैं जी, इफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D, द फोर्स बिटवीन देम, आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस, तो आंसर है इसका डेल्टा। उसके बाद अ चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इट एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो बच्चों चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, तो इसका आंसर है सर्कुलर। उसके बाद नेक्स्ट कहता है ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों जब टेंपरेचर कांस्टेंट होता है तब भी ओहम्स लॉ ओबे करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो ओहम्स लॉ ओबे करेगा। अपना जो वोल्टेज करंट ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। उसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नेचर या बच्चों टेंपरेचर, तो अब नेचर की ऑप्शन नहीं है, टेंपरेचर की है, सो बेस्ट आपका आंसर टेंपरेचर है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कहता है कितनी होगी, कितनी ओम होगी, अगर EMF इतनी है, टर्मिनल वोल्टेज इतना है। अब आपको पता है EMF बराबर होती है VT प्लस IR, तो यहाँ से R निकलेगा EMF माइनस VT/I, तो E है 10, V है 9 और I है 1, तो 10 - 9 1, 1/1 तो आपका आंसर आ गया बच्चों 1 ओहम अल्फा आपका आंसर बन गया। बहुत सिंपल से MCQ था। उसके बाद कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू फाई ओवर वट, और यार फाई आपको पता है BA cos ऑफ थीटा होता है, तो अगर देखें सिंपल सी बात है, cos थीटा पूछ लिए, फाई ओवर तो क्या बनेगा BA बनेगा या AB, तो आपका आंसर है अल्फा। उसके बाद कहते हैं जी एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कहता है एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल, अलोंग द लाइन से मुराद है पैरेलल मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्ट करने वाली मैक्सिमम फोर्स क्या होगी यार, जब पैरेलल मूव कर रहा है मैक्सिमम निकालो या मिनिमम, वो तो जीरो ही आएगी, तो बच्चों इसका आंसर बन गया 0। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं फोर्स ऑफ द कॉइल हैविंग क्लॉकवाइज करंट, बच्चों क्लॉकवाइज वाला मैंने आपको बताया हुआ कि वो साउथ बनाता है, और एंटी क्लॉकवाइज वाला नॉर्थ और क्लॉकवाइज वाला साउथ बनाता है। इफ वी मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, तो बच्चों इंड्यूस करंट इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे। उसके बाद द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन हो रही होती है स्क्रीन के ऊपर, तो इसका बेस्ट आंसर ऑसिलेशन बन जाएगा। उसके बाद इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर, if a half wave rectifier is used to convert 50 Hz AC into DC, then the number of pulses present in the rectifier voltage। अब बच्चे कहते हैं यार वो DC जो होता है ना, वो AC तो ऐसा होता है, ठीक है, और DC जो होता है वो क्योंकि ऐसा होता है तो पल्सेस कम हो गई, ऐसा नहीं है। याद रखें पल्सेस, नंबर ऑफ पल्सेस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फ्रीक्वेंसी को। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो लिहाजा नंबर ऑफ पल्सेस इन द रेक्टिफायर वोल्टेज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसका आंसर 50 है। उसके बाद चार्ज ऑन फोटोन, फोटोन आपको पता है कि क्या है, ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोजीशन इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, बुक की लाइन है ये। उसके बाद एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, बच्चों चौथे ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी E4 बराबर होगा -E0/4 का स्केयर, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 16, तो आपके पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आएगा। इसका आंसर बनेगा डेल्टा, ठीक है। उसके बाद इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, देन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यार एनर्जी आपको पता है EV होती है, तो V निकालना है, एनर्जी ओवर E बनेगा, एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E, तो पोटेंशियल आ जाएगा 13.6 वोल्ट, तो लिहाजा आपका ऑप्शन अल्फा बन गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट का एसआई यूनिट आपको पता है पर सेकंड, डिके कांस्टेंट की इक्वेशन है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, रेसिप्रोकल ऑफ हाफ लाइफ है ये, मतलब 0.693 के साथ, ठीक है, अकेला रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन न्यूट्रॉन बीटा डिके, बच्चों न्यूट्रॉन बीटा डिके में जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो 783 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, इसको आप लोग जहन में रख लें। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 233 against alpha decay is 4.5 into 10 raised to power 9 years. Find the activity of 1 kilogram of uranium। अब बच्चों मेरी बात सुने, सबसे पहले तो आप देखें हाफ लाइफ आपको दी है 4.9 into 10 raised to power 9 years। जब आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है ईयर से सेकंड में जाना है, वो कन्वर्जन आप लोग पढ़ते हैं, आप उसको ईयर को सेकंड में कन्वर्ट कर लें,
ठीक है। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम किसके बराबर होंगे। बच्चों आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वो एवोगैड्रो नंबर को आप लोग किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, किससे, उसके टोटल मैस से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। हाँ यहाँ पे गौर करें, मैंने 6.02 × 23 × 10 रेज़ टू पावर 26 लिखा है, क्योंकि देखें आप लोग उसने मैस किलोग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैस बच्चों आपके पास किस में है, किलोग्राम में है। तो आपने क्या काम किया है, ओवरऑल नंबर ऑफ, मतलब इस पूरे मैस को भी ना, ये 238 ये ग्राम है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना था, किलोग्राम में कन्वर्ट करना था। तो इसलिए मैंने ओवरऑल क्या काम किया बच्चों, इसको 1000 से डिवाइड, जाहिर बात है आपको पता है ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 26 हो जाएगा। इसको मैंने एज इट इज़ रखा, ठीक है। उसके बाद देखें, अब एक्टिविटी का फार्मूला मुझे पता है, डिके कांस्टेंट इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो डिके कांस्टेंट का फार्मूला 0.693 ओवर हाफ लाइफ, और ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स 0.693 इधर, हाफ लाइफ की वैल्यू पुट की, एन यहाँ से ऊपर से निकाला। जब इसको सोल्व किया तो बच्चों 1.235 × 10⁻⁷ DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड आया। अब मुझे पता है DPS जो होता है उससे क्यूरी में जाने के लिए 3.8 × 10⁻10 से डिवाइड करवाएंगे तो 3.34 × 10⁻⁴ क्यूरी आ जाएगा। अब बच्चे सोच रहे हैं सर जी ये एमसीक्यू हम पेपर में कैसे करेंगे, भाई एक आधा एमसीक्यू आएगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं आपको हमेशा लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के तरीके बताता रहा हूँ। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती, ठीक है। आप पावर्स के साथ भी डील कर सकते हैं अगर आपको, मगर क्योंकि यहाँ पर सारी ऑप्शन में पावर सेम है तो इसलिए आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बच्चों इनको आप लोग अच्छे तरीके से देख लें, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं डेली बेस पर आपको ऐसे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।